जिस ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, आज वो अपने घुटनों पर आ चुका है। खून के आंसू रो रहा है ब्रिटेन, उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ चुकी है। जब से उसने ब्रेक्जिट से एग्जिट किया है, परेशान हो चुका है, ट्रेडिंग पार्टनर ढूंढ रहा है। रीजन क्या है? यूरोप में जब दुनिया भर में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसका जो मेन फोकस था वो यूरोप था। यूरोप ने दुनिया भर को औद्योगिकरण सिखाया और आज वही यूरोप और खास तौर पर ब्रिटेन, जिसने हमें इतने सालों तक गुलाम बना के रखा, 200 सालों तक हमारा शोषण किया, आज हमसे व्यापार के लिए भीख मांग रहा है। हमारे सामने गिड़गिड़ा के आ रहा है कि भैया हमसे एफटीए कर लो, ट्रेड डील कर लो। लेकिन भारत ने भी उसको दो टूक सुना दी है कि हम अगर करेंगे भी डील तो अपनी शर्तों पर करेंगे। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं जेपी शुक्ला हमारे चैनल इंडिया ग्लोबल लेंस पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है, इसमें ब्रिटेन किस तरह से बहुत परेशान दिख रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था लिटरली डाउनफॉल में जा रही है। क्योंकि वो टाइम अलग है जब 1950 के पहले के टाइम तक, 1947 के पहले के टाइम तक भारत पर इनका शोषण रहा, भारत की अर्थव्यवस्था का इन्होंने दोहन किया और लार्ज स्केल पर हमारे देश को लूटने खसोटने का प्रयास किया। हम डिस्कशन करेंगे इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज के बारे में, जैसे कि भारत की मूल की जो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जी फंसी हुई थी अंतरिक्ष में इतने सालों से, जिन्होंने इतना योगदान दिया है, उनको अंतरिक्ष में जो बाइडेन की सरकार लेके गई लेकिन वापस नहीं ला पाई। लेकिन हाल ही में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने उनको वापस लेकर आया है और आज ही वह भारत में जो महान रूप से जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया है, उनको माना जाता है भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को। क्योंकि भारतीय नहीं है लेकिन चूंकि भारतीय मूल की है तो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन की एक बात मानी जाती है कि इंडियन ओरिजिन का आदमी कोई भी अगर कहीं दुनिया में प्रगति करता है तो हमारे लिए भी गर्व की बात मानी जाती है, क्योंकि हमारा डायस्पोरा बढ़ता है उससे। तो उन्होंने भारत पे जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, कम से कम सिंबॉलिक ही दिया है, हमारे लिए गर्व की बात है, वापस दुनिया में आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूं। रसिया और यूक्रेन के बीच में टेम्पररी सीज फायर हो गया है। जी हाँ, टेम्पररी सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने रात में 2 घंटे बात की और निर्णय लिया गया कि कुछ दिन तक, 30 दिन तक ये सीज फायर लागू रहेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे रायसीना डायलॉग के बारे में, जो एनुअल समिट होती है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े थिंक टैंक आते हैं और अपने विचार भारत की राजधानी दिल्ली में रखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, ब्रिटेन पे आते हैं। देखो सीन क्या है कि यूरोप वर्तमान में आइसोलेटेड फील कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वह दुनिया भर के परिदृश्य में इररेलेवेंट हो चुका है। रीजन क्या? एक तरफ अमेरिका है जो कि एक ग्लोबल सुपर पावर है, अर्थव्यवस्था में भी, मिलिट्री में भी और स्ट्रेटेजिकली भी यूरोप से कई गुना बेहतर अमेरिका है। दूसरी तरफ जो पूर्वी देश हैं जैसे कि रसिया, चाइना और भारत, ये तो ऐसे धुरे बन चुके हैं। एक अमेरिका का धुरी है और दूसरा ये हमारा पूर्वी देशों का जो ग्लोबल साउथ वाले देश है। इनमें देखो यूरोप कहाँ खो गया है। एक तरफ लोग ट्रेड वार, टैरिफ वार की बात कर रहे हैं, आपस में ट्रेड बढ़ा रहे हैं, चाहे भारत का ट्रेड चीन से हो, भारत का ट्रेड अमेरिका से हो, रसिया से हो, जापान से हो, मिडिल ईस्ट से भी हो। लेकिन हम यूरोप की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यूरोप अपना वैभव क्यों खो चुका है? रीजन देखो तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसका प्रमुख कारण है। जो भी यूरोपियन देश हैं, खास तौर पे ब्रिटेन और इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब, इनके साथ दिक्कत क्या रही है कि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे उतना फोकस नहीं किया। ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस इनके थे उसी पे फोकस करते रहे और इनका ये था कि भैया हम सबसे अच्छे हैं। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक ना एक दिन एक देश को ले डूबता है। इसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट मतलब क्या कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट। इससे चक्कर क्या हुआ कि इनके यहाँ जो फ्री फ्लो था यूरोपियन नेशंस के टैलेंटेड बंदों का, वो कम हो गया। एफडीआई यानी कम हो गई। बिजनेसेस के जो भी ऑफिसेस थे वो डाइवर्सिफाई हो गए। कोई फ्रांस चला गया, कोई जर्मनी चला गया और कोई अल्टीमेटली भारत आ गया। अब इनको दिक्कत क्या आ रही है? इनको काम के बंदे नहीं मिल रहे हैं, इनकी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ नहीं हो रही है। और मेन चीज क्या होती है, मान लो कोई बिजनेस आप चलाते हो तो आपको ग्राहक चाहिए, और ग्राहक कौन देगा आपको? ग्राहक इंडिया देगा आपको, ग्राहक चाइना देगा आपको, जिसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है। चाइना तो किसी को घुसने देगा नहीं। अब बचा इंडिया। अब इंडिया सोच रहा है कि चूंकि हम ब्रिटेन से जो भी ट्रेड करते हैं वो बहुत रेलेवेंट तो है नहीं,
हमारे लिए ब्रिटेन कोई ऐसा देश तो है नहीं कि अगर हम व्यापार करते हैं तो हमारी रोटी बंद हो जाएगी, हमारा तेल बंद हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये हमें तेल देते हैं, ना तो हमें दवाई देते हैं, ना तो हमें ये रोटी देते हैं। हमको व्यापार मिलता है चीन से, हमको व्यापार मिलता है अमेरिका से, हमको व्यापार मिलता है मिडिल ईस्ट से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज ये है। और डिफेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फ्रांस और रसिया है, क्योंकि हमारे जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें मेजॉरिटी चंक रसिया और फ्रांस का है। तो इसीलिए ये ब्रिटेन आइसोलेटेड फील कर रहा है और लिटरली कह रहा है कि भैया किसी भी तरीके से हाथ जोड़ रहा हूँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। लेकिन भारत भी कह रहा है भैया देखो मैं करूँगा तो, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त वो है कि वो हमारे हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, हमारे फेवर में होंगी, और आपको हमारे नागरिकों को फ्री फ्लो में वहाँ पे काम करने देना होगा, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है और इंडिया उनकी भी मार्केट लेना चाहता है। अब देखो, एक देश ब्रिटेन जिसने पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखा, इतने सालों तक दुनिया पे राज किया, लगभग 200 सालों तक 300 सालों तक दुनिया भर के जो भी देश थे वो सब ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आ गए थे। कॉलोनियलिज्म का एक पीरियड चल रहा था, और आज वो देश कैसे डाउनफॉल करता है, इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आपके पास पावर आती है, अगर आपके पास सत्ता आती है, अगर आप रिच बनते हो तो आपको रेस्पॉन्सिबल बनना होगा, सिटीजन सेंट्रिक बनना होगा, और साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना होगा। जैसे क्या है, आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का जो मेन ट्रेड का फोकस होता है वो तेल का होता है, और सबको पता है कि एक दिन तेल खत्म होना है, आज नहीं हो रहा, 50 साल बाद खत्म होगा, उसके बाद वो देश क्या करेंगे। इसी क्रम में सऊदी अरेबिया और दुबई, जिसको यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें खास तौर पे दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत लार्ज स्केल पर डाइवर्सिफाई किया है। और आज अगर आप ध्यान से देखो, दुबई दुनिया में टूरिज्म का और बिजनेस ट्रैवल का सबसे बड़ा हब हो चुका है। भारत की जितने भी आप देखो लोग घूमने टहलने आजकल जा रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे होंगे आप भी कि दुबई घूमने गए, दुबई में शॉपिंग करने गए, दुबई में ये करने गए। दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, भारत के पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई किया, अपने देश की पॉलिसीज को लिबरलाइज किया। वह इस्लामिक देश था, लेकिन फिर भी उसने अपने कानून को बदला, क्योंकि उसको अपने देश की अर्थव्यवस्था को और देश को बचाए रखना है। इसी तरह हम अपने देश को सीख सकते हैं कि हम भले विकास करें, हम अपनी अर्थव्यवस्था, चूंकि हमारा देश बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो कर रहा है, आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में हमारा देश है, और जल्दी ही बताया जा रहा है कि जर्मनी और जापान को भी पिछाड़ के भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 1-2 साल के अंदर बन जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सर्टेन ही है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है वो दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं उनमें सबसे ज्यादा है। इसलिए भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है। तो हम सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा बड़ी पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करें और देश के नागरिकों पर ध्यान दें, क्योंकि देश के नागरिक अगर बढ़ेंगे, उनका अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, तभी हमारा देश और बेहतर हो पाएगा। इसी नोट पे हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो सिंपली आपने करना क्या है, इंडियाज ग्लोबल लेंस को सब्सक्राइब करिए, दोस्त यार हैं उनसे वीडियो शेयर करिए, और वीडियो को पूरा देख के लाइक जरूर करिएगा, उससे हमको एनकरेजमेंट मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।